तो हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ चुके हैं राहुल अरोड़ा जी, सीईओ निर्मल बांग इक्विटीज के। राहुल सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। और बजट पे आप मनी 9 के मंच पर आए थे और तमाम हमारे दर्शक आपको फिर से सुनना चाहते थे, तो आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। Thank you so much for having me back on the show, Vipul ji. Really आ, appreciate it. जी सर। सर, इस समय जो बाजार की स्थिति है, बहुत लोगों के मन में बड़ी दुविधाएं हैं, आशंकाएं हैं। और अब बस कुछ दिन बाकी रह गए हैं जब चुनाव के नतीजे सामने आने वाले हैं। मॉनसून की अपडेट अब तक अच्छी है, अमेरिका से भी खबरें कुछ अच्छी आ रही हैं। इन सब के बीच में क्या अगले एक महीने का, चूँकि ये हमारा मंथली शो है, अगले एक डेढ़ महीने में बाजार को आप किस तरफ जाता देख रहे हैं? और जिस तरीके से एफआईज नाराज हैं, क्या उनकी वापसी होती हुई दिखाई देगी फ्यूचर में? देखिए, एक तरफ से तो अगर आप डिमोनेटाइजेशन से लेके अब तक का सफर देखें कुछ पिछले 8 साल में, एक तरह से एफआईआईज जो और एफपीआईज हैं वो काफी इरेलीवेंट रेंडर हो चुके हैं इंडियन मार्केट में, क्योंकि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की जो साइज है, जो कभी 5 लाख करोड़ होती थी, या 55 लाख करोड़ के ऊपर काफी हो चुकी है। इनफैक्ट क्लोज टू 60 लाख करोड़ हो चुकी है। उसमें आई थिंक इक्विटी करीबन 25 से 30 लाख करोड़ तो इक्विटी होगी। और आप खुद आंकड़े देख रहे होंगे, जो एसआईपी इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं 15, 18, 20, 22 हजार करोड़, तो ये रुकने का नामो निशान नहीं ले रहे। तो आई थिंक उस बेसिस पे जो हमारा ही बेस है इंडिया में, वो बहुत अच्छी तरीके से फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स हुई है और वो मार्केट को पकड़ के बैठे हैं। अब दूसरी बात, आप कह रहे थे कि अगला एक महीना कैसे होगा। ऑब्वियसली मार्केट का एक ओपिनियन है कि कौन सी पार्टी को आना चाहिए और कैसी सरकार होनी चाहिए। अगर मार्केट को वो मिल गया तो मुझे लगता है कि इमीडिएटली एक 5-10% का पॉजिटिव रिएक्शन निफ्टी पे आ सकता है। अगर वो नहीं आया तो ऑब्वियसली डाउनसाइड रिस्क काफी है। आपने देखा था पिछले हफ्ते 10 दिन पहले ही क्या हुआ था, जब बिल्कुल। ऐसी कुछ खबरें सुनने में आई थी और थोड़ी एक हड़बड़ाहट हुई थी बाजार में। लेकिन आई थिंक थोड़ी एक स्टेबिलिटी उसके बाद आ चुकी है। आपने यूएस की बात की। ऑब्वियसली अगर हम थोड़ा ड्रॉ आउट कर दें हमारे टाइम फ्रेम को, तो 6 महीने बाद दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्शंस हैं जो यूएस में हैं। आपने देखा होगा रिसेंटली जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप ने एक दूसरे का सामना करने के लिए भी एक दूसरे का निमंत्रण स्वीकार किया है। और बिल्कुल। बाइडेन ने चाइना पे टैरिफ्स डालने की बात भी चालू कर दी है। तो आई थिंक ग्लोबली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग माहौल बन रहा है। दोनों युद्ध जो इस वक्त चालू हैं, ये अगले 6 महीने में क्या रुख लेंगे, क्योंकि यूएस की इलेक्शन है तो कुछ वेरिएबल्स हैं। बट आई थिंक सबसे पॉजिटिव चीज ये है विपुल जी कि हमारी करेंसी स्टेबल है जी। और क्रूड स्टेबल है। ये इंडिया के एक्सटर्नल सेक्टर और डोमेस्टिक सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी नतीजा आए 4 जून को, उसके जी। बाद हम वापस फंडामेंटल्स पे ही चले जाएंगे, हम अर्निंग्स पे ही चले जाएंगे। बट मेरा ये मानना है कि हो सकता है कि थोड़ी वॉलेटिलिटी आ जाए। अगर कोई नेगेटिव सरप्राइजेस नहीं आए तो जैसे मैंने कहा, मुझे लगता है कि 5-10% का उछाल कोई बड़ी बात नहीं होगी इस बाजार के लिए। ठीक। इसमें एक छोटा सा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है सर कि अभी जो, क्योंकि हमारे डेली शोज़ पर इतने ज़्यादा लोग सवाल अब पूछ रहे हैं कि क्या करें बाज़ार में, क्या कैश पे पूरी तरह हो जाना चाहिए। तो ये जो अब कुछ दिन बचे हुए हैं, इसमें क्या थोड़ा थोड़ा करके बाज़ार में अच्छे शेयरों में निवेश करना चाहिए, या फिर 4 जून तक वेट करना चाहिए, उसके बाद कोई निर्णय लेना चाहिए? क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि 4 जून को लोगों को लगे कि उनसे उनकी ट्रेन जो है वो मिस हो गई। नहीं, देखिए विपुल जी, ऑब्वियसली 10 दिन पहले के मुकाबले आज मार्केट काफी ऊपर है। आई थिंक अगर आप हफ्ता 10 दिन पहले निवेश करते तो आप के ऑलरेडी थोड़े बहुत पैसे बन चुके होते। लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि अगर समझो मार्केट का जो डिजायर्ड आउटकम है अगर वो आ गया और बाजार में 5-10% की उछाल हमें देखने को मिले, मेरा ये मानना है विपुल जी कि अगले 5 साल जो भी सरकार आए, जिस भी रुख में आए, अगर इंडिया की जीडीपी 6.5 से 7.5% हर साल ग्रो कर गई अगले 5 साल, तो आपका निफ्टी यहां से डबल हो जाएगा। तो मेरा यही मानना है, जब मैं इन्वेस्टर से या स्टूडेंट्स वगैरह से बात करता हूं, मैं यही कहता हूं कि आप जितना भी समय बिता लीजिए मार्केट में, यू विल नेवर कैच द बॉटम ऑफ अ स्टॉक एंड यू विल नेवर कैच द टॉप। आप पहले के 15-20% छोड़ दीजिए, आखिर के 15-20% छोड़ दीजिए, तो आपका 30-40% आप कैच नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने बीच के 50-60% कैच कर दिए,
आज की डेट में एफडी रिटर्न्स भी आपको 7-7.5% दे रहे हैं। उससे बेटर अभी आप आई मीन इक्विटी से बेटर इस वक्त कोई ऐसे क्लास है नहीं। तो आई डोंट थिंक इट मेक्स एनी सेंस कि आप बॉटम या टॉप को टाइम करें। अगर आप चाहते हैं कि आप इवेंट में थोड़े लाइट हो जाएं और आप पोजीशंस नहीं बनाएं, आई डोंट थिंक कोई आप मौका गंवाने वाले हैं। मुझे आई थिंक 2008 में भी जब लीमन ब्रदर्स का क्राइसिस हुआ था, लोगों को लगा था दुनिया में अब क्या होगा। उसके बाद भी उछाल आया कोविड, जो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि बिल्कुल। ऐसा भी वक्त आएगा कि हम 2 साल घर बैठेंगे, मार्केट क्रैश हुआ। और आज देखिए तो मार्केट ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम विल कीप कंपाउंडिंग। तो आप ये स्थिति में कभी नहीं रहनी चाहिए कि ठीक है अगर 10-15% नहीं बने कि जिंदगी खत्म हो चुकी है। ऐसे कुछ नहीं होता। आप अगर लॉन्ग टर्म का व्यू लेके चले, अगर जो मार्केट का डिजायर्ड आउटकम है वो भी आ गया, वहां से भी आपके पैसे बनेंगे। बट हाँ, आई वुड नॉट से कि आपको पोजीशन लेना ही लेना है। आप थोड़ा लाइट रह सकते हैं। यू कैन फॉर्म योर पोजीशन आफ्टर द रिजल्ट्स। बिल्कुल, तो यहाँ पर घबराने की आवश्यकता नहीं है अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं। तो राहुल जी का मानना ये है कि अगर आप 4-5 साल के लिहाज से पैसे लगाते हैं तो सरकार कोई भी बने, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था के फंडामेंटल जो है अगर ऐसे ही चलते रहे तो आने वाले दिनों में जो है निफ्टी जो है वो डबल होता हुआ दिखाई देगा। तो धीरे धीरे करके अपने हिसाब से रणनीति बनाते हुए चुनिंदा अच्छे शेयरों में, अच्छे सेक्टर्स में आप निवेश कर सकते हैं। अगला प्रश्न सर, अमेरिका की बात हम लोगों ने की। अमेरिका में जो इस बार के इन्फ्लेशन के नंबर आए हैं वो जो है काफ़ी कंफर्टेबल जोन में आता हुआ दिखाई दिया है। क्या इसका असर फेड के रेट कट पर पड़ सकता है क्या, और कब तक उम्मीद करें? हालांकि इसमें जेरोम पावेल की तरफ से जो भी स्टेटमेंट आई है उसमें ऐसी वो किसी हड़बड़ाहट या जल्दबाजी में नहीं है कि वो रेट कट करें, लेकिन ब्याज दरों को लेकर के भारत में भी काफ़ी बातें हो रही हैं, लेकिन महंगाई को लेकर के एक कंसर्न बना हुआ है, खासतौर से फूड इन्फ्लेशन। आप कैसे देख रहे हैं सर, रेट कट पे आपका व्यू क्या है? देखिए, मैं दोनों इकोनॉमीज की बात करूंगा। पहले यूएस की ले लेते हैं। आई थिंक जिस तरह के इन्फ्लेशन के आंकड़े आए हैं, जैसे आपने अभी जिक्र किया था, 6 महीने बाद वहां पे इलेक्शन है, तो हो सकता है कि उस इलेक्शन से पहले 25 या 50 बेसिस पॉइंट का रेट काटा जाए। हिंदुस्तान में ऑब्वियसली हमारा काफी हद तक सप्लाई साइड इन्फ्लेशन रहा है, इतना डिमांड साइड नहीं रहा है। लेकिन वहां पे भी हमारी इकोनॉमिस्ट का व्यू है कि इस साल हम 50 बेसिस पॉइंट के आसपास का रेट कट देख सकते हैं इस फिस्कल ईयर में, सो बिफोर 31 मार्च 2025। तो आई थिंक दोनों इकोनॉमीज में हमारा व्यू है कि 50 बेसिस पॉइंट हो जाना चाहिए। यूएस में थोड़ा ज्यादा जल्दी हो सकता है क्योंकि वहां पे चुनाव हैं, और थोड़ा शायद अगर इन्फ्लेशन ईज हो जाए तो फेड पे थोड़ा दबाव आ सकता है। इसका यही है कि अगर यील्ड्स जो यूएस में है वो कम होते नजर आए, क्योंकि आपको बहुत कंफर्टेबली यूएस में 5.25% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, अगर वो घट के थोड़ा 5% या 4.8% पे आ जाए, तो हो सकता है कि वहां से थोड़ा पैसा निकल के इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ आ सकता है। बट वो थोड़ा लंबा कॉल है। आई थिंक 3-4 महीने के बाद हम शायद वो देखेंगे। बट क्योंकि आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन रेट कट पे था, हो सकता है क्योंकि जो लेटेस्ट इन्फ्लेशन के आंकड़े आए हैं यूएस में, कि जो 50 बेसिस पॉइंट की का जो रेट कट का जिक्र मैंने किया, हो सकता है वो इलेक्शन से पहले ही हो जाए। इंडिया में मेरे को लगता है कि पहला रेट कट मेरे हिसाब से दिवाली के इर्द गिर्द होगा, और दूसरा जो है जनवरी और मार्च के क्वार्टर में शायद होगा, जो कि इस फिस्कल ईयर का चौथा क्वार्टर होगा। क्या सर रेट कट को लेकर के आपने जो संभावनाएं जताई हैं उसको ध्यान में रखते हुए वो क्षेत्र जो कि रेट कट से सीधे प्रभावित होते हैं, जैसे एक तो बैंक हो गया, एक रियल्टी हो गया, ऑटो हो गए, यहाँ पर कुछ पोजीशन बनाई जा सकती है क्या? क्या व्यू है आपका जो रेट सेंसिटिव सेक्टर है उनके ऊपर? इसमें विपुल जी, मैं दो स्टेटिस्टिक्स आपको देना चाहूंगा, जो एक पॉलिटिशियन से है और एक बैंकिंग सेक्टर से है। प्रधानमंत्री अक्सर कहते हैं कि भारत में करीबन 65% की जो जनता है वो 35 से कम उम्र की है। जी। और के की मिस्त्री जब तक एचडीएफसी में थे वो कहते थे कि दी एवरेज एज ऑफ बाइंग अ होम इन इंडिया इज अबाउट 37-38। तो आप अंदाजा लगाइए कि ऑलमोस्ट 60-65% की इंडिया के पास आज, जो अगर हम डेमोग्राफिक्स लेके चले, उन्होंने अपना पहला घर खरीदा ही नहीं है। तो आप सोचिए कि अगर हम इतना लंबा व्यू ले रहे हैं तो हाउसिंग डिमांड पे क्या असर आ सकता है। इट कुड बी अ वेरी वेरी गुड कंपाउंडिंग लॉन्ग टर्म स्टोरी। आई थिंक जो प्रधानमंत्री ने रेरा डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी, आईबीसी, एनसीएलटी, बैंक्रप्सी, ये सारी जो चीजें थी 2016 और 19 के बीच में जो हुई हैं, ये रियल एस्टेट सेक्टर को फॉर्मलाइज और एक जो डिसिप्लिन आ गया ना आज।
आपको याद होगा विपुल जी, अगर हम 10 साल पहले जाएं तो कोई बैलेंस शीट, कैश फ्लोज वगैरह की इतनी बात नहीं करता था रियल एस्टेट में। नेट बिल्कुल। एसेट वैल्यू वगैरह, उस पे वैल्यूएशन मिलते थे। लेकिन आज की डेट में अगर आप बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स देखें, क्योंकि ये सब इतना डिसिप्लिन हो चुके हैं, तो मुझे लगता है कि रियल एस्टेट कुड बी अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म कंपाउंडर। ऑब्वियसली अगर रियल एस्टेट अच्छा कर रहा है, तो जैसे आपने जिक्र किया, जो रियल एस्टेट फाइनेंसिंग कंपनीज है, हाउसिंग फाइनेंसिंग कंपनीज है, वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप कोई भी कंपनी उठा के देख लीजिए, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, बहुत सारे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात विपुल जी ये है कि बैंक्स के बैलेंस शीट्स भी काफी हद तक क्लीन अप हो चुके हैं। आज की डेट में आपको याद होगा, 10-15 साल पहले हम कॉर्पोरेट एनपीएस की बात करते थे। बिल्कुल। आज को अगर मैं आपको रिवर्स क्वेश्चन पूछूं कि आपके जहन में कोई ऐसी 3-4 कंपनियां आ रही हैं जो बस्ट हो जाएंगी, ऐसा ऐसा माहौल ही नहीं है इस वक्त। रिटेल इज वेरी डिसिप्लिन्ड। एक क्रेडिट कार्ड की पेमेंट मिस हो जाती है तो बैंकों के फोन आना चालू हो जाते हैं। तो आई थिंक डिसिप्लिन काफी हद तक है। तो आई थिंक बैंकिंग, रियल एस्टेट विल डू वेल, एंड जस्ट नॉट दीज सेक्टर्स विपुल। आई थिंक इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं, राइट? आई थिंक अगर आप घर बना रहे हैं तो आप टाइल्स लगाएंगे, आप पेंट्स लगाएंगे, केबल्स, वायर्स। आप शायद समझ गए होंगे कि मैं किन स्टॉक्स की तरफ इशारा कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो आई थिंक ये एक डेरिवेटिव सेक्टर्स भी होते हैं। तो कभी कभी हम बहुत मेंटली फिक्सेटेड हो जाते हैं कि यही दो सेक्टर्स हमें हैं, लेकिन पैसा बहुत बन सकता है अगर आप सेकंड और थर्ड टीयर डेरिवेटिव्स पे भी खेलें। हम्म। एक सर सेक्टर जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों ने काफ़ी मुनाफा बुक भी किया है, बहुत लोग अभी भी दांव लगा रहे हैं, और वो है पीएसयू क्षेत्र। शानदार रैली देखने को मिली है पिछले एक साल के अंदर। उसमें पावर कंपनियां शामिल हैं, उसके अंदर हम देख रहे हैं कि तमाम पीएसयू मिड कैप बैंकों में भी अच्छी रैली देखने को मिली। डिफेंस स्टॉक काफ़ी अच्छे चले हैं। ये थीम अभी चलती हुई दिखाई दे रही है, या फिर आपको लगता है कि अब समय आ गया है कि एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लें और किसी दूसरी थीम को पकड़ा जाए? विपुल जी, मेरे को वो रणवीर सिंह की पिक्चर का एक लाइन याद आ रहा है, अपना टाइम आएगा। तो आई थिंक इतने साल गुजर गए कि इन इस पूरे पीएक्सयू क्षेत्र में कुछ नहीं हुआ था, मरे पड़े थे। कोई हाथ नहीं लगाना चाह रहा था, नेगेटिव पब्लिसिटी थी। इतने सालों बाद, क्योंकि पिछला 1-1.5 साल अच्छा रहा है, लोगों को लगता है कि बहुत पैसा बन चुका है। जरूर बना है, लेकिन अगर आप वैल्यूएशन देखें, क्योंकि आपने पीएसयू बैंक्स का जिक्र किया, आप मुझे बता दीजिए इंडिया में कौन सा पीएसयू बैंक है जो 1.5 टाइम्स प्राइस टू बुक्स पे भी ट्रेड करता है? आप एसबीआई या बड़ौदा को भी ले लीजिए, ये मुश्किल से 1.1, 1.2 टाइम्स पे होंगे, जहां पे आपके आईसीआईसीआई बैंक वगैरह 2.5, 2.7 पे ट्रेड कर रहे हैं। ये आज भी री रेटिंग के बाद आईसीआईसीआई बैंक के आधे वैल्यूएशन मल्टीपल पे आपको मिल रहे हैं। तो कैन दीज कंटिन्यू टू री रेट? यहां से आपको 30, 40, 50% मिल सकता है। आई थिंक इट्स वेरी पॉसिबल। दूसरा क्षेत्र है जो प्रधानमंत्री का एक तरह से पेट प्रोजेक्ट बन चुका है, वो है डिफेंस इंडिजनाइजेशन। आप देखिए डिफेंस स्टॉक्स में किस तरह की उछाल आई है। ये एंटिसिपेशन रैली। अब ऑर्डर्स इतने मिल रहे हैं, वो एग्जीक्यूट होंगे, वो रेवेन्यू में आएंगे, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, रिटर्न ऑन इक्विटी और कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ेगा। तो ये एक स्ट्रक्चरल थीम हो जाता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, कभी कभी हम स्टॉक्स खरीदते हैं, लेकिन ये बिजनेसेस बहुत बड़े हो सकते हैं। अगर आप इंडिजनाइजेशन की बात कर रहे हैं और हम बैकवर्ड इंटीग्रेट करके चीजें इंडिया में बनाना चालू करें, तो आप जस्ट सोचिए कि 10 साल बाद ये इंडस्ट्री की साइज क्या हो सकती है। तो यहां से भी ये स्टॉक्स कंपाउंड हो सकते हैं। तो वो क्या होता है ना कि आप जब रेगिस्तान में आदमी 1 घंटा 2 घंटा चल रहा है, उसको एक चम्मच या एक बूंद की भी पानी मिल जाए, उसको लगता है बहुत है। लेकिन देर इज अ वेरी वेरी लॉन्ग रनवे टू ग्रो। तो मुझे लगता है कि ठीक है, पिछले 1-1.5 साल बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन कुछ क्षेत्र हैं पीएसयूज में अभी भी जहां पे वैल्यूएशन इतने डिमांडिंग नहीं है। और वहां पे अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो आप होल्ड कीजिए। अगर आपको आज भी निवेश करना है, पर्टिकुलरली पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, तो मुझे नहीं लगता कि आप पैसे गवाएंगे। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने। आपके साथ बात करके बहुत कुछ जानने सीखने का मौका मिलता है सर, लेकिन आपने समय बहुत कम दिया, पता ही नहीं चला कि कितनी तेज़ी के साथ ये समय बीत रहा है। अभी अगर जो हमारे दर्शक आपको सुन रहे हैं, जाने से पहले कुछ शेयरों के नाम, कुछ सेक्टर्स के नाम आप लेना चाहेंगे जो कि आने वाले एक साल के लिए आपको लगता है कि बेहतर प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे? देखिए, कुछ सेक्टर्स का तो जिक्र हमने ऑलरेडी कर दिया है। जी। आई थिंक अगर ये जो चाइना प्लस वन फैक्टर की बात हो रही थी जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, बिल्कुल। और वाकई ही अगर ग्लोबल कंपनीज इंडिया में बेस बना रहे हैं, तो आई थिंक जो हम डिफेंस की बात कर रहे थे, आई थिंक केमिकल्स एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडिया में। आज की डेट में भी बहुत सारी कंपनीज मिड कैप लेवल तक भी नहीं पहुंची। हमारे केमिकल सेक्टर मोस्टली स्मॉल कैप ही है।
तो आई थिंक ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। चाहे आप फ्लोरिनेशन ले लें, ओलियो केमिकल्स ले लें, एग्रो केमिकल्स ले लें, आप किसी भी स्तर पे देख लीजिए, कुछ ही चुनिंदा नाम है जैसे टाटा केमिकल्स, यूपीएल वगैरह जो लार्ज कैप बने बने हैं। बाकी सारे या तो मिड कैप है, छोटे मिड कैप्स या स्मॉल कैप्स है। तो एक वो है। दूसरा, जब आपने रियल एस्टेट का जिक्र किया था, आई थिंक जिस तरह से नितिन गडकरी जी का पोर्टफोलियो 28 किलोमीटर पर डे की गति से जो रोड्स ऐड हो रहे हैं, और जो हम रियल एस्टेट की बात कर रहे थे, तो सीमेंट कुड बी अ वेरी बिग बेनिफिशियरी एज वेल। आई थिंक जिस तरह से एसीसी अंबुजा अल्ट्राटेक कैपेसिटी एक्सपैंड कर रहे हैं, दालमिया एक्सेट्रा जिन्होंने कैपेसिटी एक्सपेंशन की बात की है, तो ये एक सेक्टर है मुझे लगता है जो शायद लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा कर सके। और बहुत समय के बाद आपने शायद देखा होगा जो नतीजे कॉर्पोरेट्स डिस्क्लोज कर रहे हैं रिसेंटली, एफएमसीजी सेक्टर में जो हमारे ग्रामीण और रूरल पार्ट ऑफ द इकोनॉमी है, जी। वहां पे थोड़ी एक पॉजिटिव सेंटिमेंट देखने को मिली है। और आपने देखा होगा काफी सारे एफएमसीजी स्टॉक्स पिछले 15 दिन में 5 से 20% के बीच में बढ़े हैं। एंड आई थिंक बिल्कुल। ये एक सेक्टर है जो एंड जब मैं कंजम्पशन की बात करता हूँ, टिपिकली लोग एफएमसीजी सोचते हैं इसको हम टू व्हीलर्स या ऑटो में भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो आई थिंक ये कुछ जहन में आ रहे हैं सेक्टर्स जो काफी, अगर आपका 3-4 साल का व्यू है, मुझे लगता है कि अच्छे कंपाउंडर्स हो सकते हैं। सर समय की थोड़ी कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं अगली बार थोड़ा आप और ज़्यादा समय दें ताकि और ज़्यादा विस्तार से हम लोग थोड़ी बातचीत कर सकें और हमारे दर्शक और ज़्यादा आपके ज्ञान का लाभ ले सकें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच, बिल्कुल अप्रिशिएट।